नमस्कार, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा पिछले वीडियो आप देख रहे होंगे और पढ़ाई अच्छे से आपका चल रहा होगा। साथियों, आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर फर्स्ट का तीसरा, विद्युत आवेश और क्षेत्र से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलॉम्स का नियम। इसके आधार पर आगे के बड़ा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं इसी के आधार पर बनते हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक एवं शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। हाँ, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए देखते हैं कूलॉम्स का नियम में देखेंगे। कूलॉम का जो नियम है उसने किसने दिया था? सन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम्स ने दिया था। ठीक है, इसने एक नियम दिया था। इन्होंने प्रयोग के तौर पर एक आवेश को एक अनावेशित आवेश के साथ प्रयोग करके एक नियम बनाया। आप सभी जानते हो, यदि कोई समान आवेश हो, यदि इसे प्लस प्लस आवेश हो गया तो इसमें क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण होता है। यदि माइनस माइनस हो गया तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यदि मैं बोलूं, यदि ये प्लस और एक माइनस हो तो इसमें आकर्षण होता है। एक माइनस एक प्लस हो तो आकर्षण होता है। मतलब हम सभी जानते हैं कि समान आवेश सजाती आवेश पर प्रतिकर्षण और विजाती आवेश पर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये जो नियम दिया है कूलॉम का नियम, वो बिंदु आवेश पर लागू होता है। जो कूलॉम ने जो दिया था वो कौन सा आवेश पर काम करता है? बिंदु आवेश पर। याद रखिएगा, यह नियम बिंदु आवेश पर लागू होता है। अब यहाँ पे आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिंदु आवेश होता क्या है। ठीक है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो बिंदु आवेश, जैसे यदि ये इस प्रकार से कोई आवेश है, ठीक है, तो इनकी जो त्रिज्या है, दो आवेश है, उन आवेशों से उनकी बीच की दूरी, इसको अलग करने वाली दूरी, देखो इसको अलग करेगा यहाँ से यहाँ तक की अलग करने वाली दूरी इनसे यदि अधिक है तो इनकी जो त्रिज्या है और इनकी जो लंबाई चौड़ाई जो भी रहेगा, है ना, इसकी जो त्रिज्या है उसको नगण्य माना जाता है। उसे क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। मतलब उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंत से उस आवेश का मान यदि कम हो, नगण्य हो, तो उसे बिंदु आवेश माना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कूलॉम ने क्या नियम दिया। आपको नियम याद रखनी होगी। तो दो स्थिर बिंदु आवेश, जो मान ले जाए हम इसका Q1 मान लेते हैं। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ Q1 और इसको लिख देता हूँ मैं Q2। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो भी बल लगेगा, उन आवेशों के परिमाणों, इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी की, चलिए हम यहाँ पे जो इसके बीच की दूरी है उसे हम मान लेते हैं r। क्या मान लेते हैं? बीच की दूरी r। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, माना Q1 व Q2 दो स्थिर, है ना, स्थिर बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है जिनकी या जिनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 Q2, ठीक है, और इनकी बीच की दूरी क्या है? r है। तो कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार देखो होता क्या है, क्या बोल रहा है नियम? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल
उन आवेशों के परिमाणों के जो बल है ना, जो बल, यदि बल जो है हमने मान लिया जाए बल F हो, तो यदि हम बल को F मान लेते हैं, ठीक है, F है, ये हो गया F, ठीक। तो उन आवेशों के गुणनफल, ये आवेश Q1 हो गया, Q2 हो गया, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानु, आपको पहचानना था अनुक्रमानुपाती है। यदि मैं इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, तथा क्या बोलता है, उनकी बीच की दूरी क्या है, r है। यदि मैं यहाँ पे r f जो मानूँ, f उनकी बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण 2। यदि मैं इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिख दूं, है ना, 1 व 2 को एक साथ लिख दिया जाए, एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा, यदि मैं एक साथ लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये F अनुक्रमानुपाती चिन्ह, यह हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r², ठीक है। यदि मैं इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा दूं तो यहाँ पे K नियतांक आ जाता है और Q1 Q2/r² हो जाता है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ महत्व है K का। K क्या है, K एक क्या है, नियतांक है। आपको पता होगा नियतांक होता क्या है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम दो चीज़ देखेंगे, एसआई पद्धति। सबसे पहले क्या देखेंगे, एसआई पद्धति में K का मान वायु या निर्वात में, क्या होता है, K बराबर 1/4πε0, ठीक है। क्या होता है, 0, जहाँ ε0 वायु या निर्वात का विद्युतशीलता है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये दिख रहा है ना आपको, ये ε0, ठीक है। इसका मान कितना होता है, इसका जो मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12, ठीक है ना। C मतलब कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ε0 का मान होता है इतना। कभी कभी इसका मान पूछ देते हैं, इसका मान आपको याद रखना होगा, ठीक है। यदि इस K के मान को मैं यहाँ रख दूँ तब क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। अब इसका मान, इसका ये पूरे का मान कितना होता है, मान रख के नहीं दिखाऊंगा मैं। ε0 का मान इतना होता है और टोटल इसका मान गुना भाग करते हैं तो 1/4πε0 इसका मान होता है 9 गुना 10⁻9, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब का स्क्वायर, मतलब प्रति कूलम्ब, क्या आ जाएंगे, प्रति कूलम्ब। याद रखिएगा इसका मान। यदि मैं ये जो मान है, ये दिख रहा है ना आपको इतना, इस मान को मैं यहाँ रखूँ तो जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ रख दूँ तो क्या होगा। अब देखिए इस मान को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। चलिए F बराबर 9 गुना 10⁻9, यहाँ पे
Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का प्रति कूलाम का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। एक इसके लिए है एसआई पद्धति में के का मान। एसआई पद्धति में माध्यम क्या हो, माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माध्यम, कभी कभी क्या होता है, माध्यम जो होता है, माध्यम जो होता है कोई पदार्थ भी हो जाता है, कोई पदार्थ होता है। जैसे के पैरा वैद्युतांक का कोई माध्यम हो, कोई माध्यम हो तो उस समय जो है एप्सिलॉन का मान होता है, सॉरी एप्सिलॉन 0 का मान होता है एप्सिलॉन के होता है। अब इस एप्सिलॉन 0 का मान मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो हो गया कहाँ तक कि एसआई पद्धति तक की होगी। चलिए मैं इसको, ये वाले जो पार्ट्स है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, यदि मान जो है सीजीएस पद्धति का हो तो सीजीएस पद्धति क्या हो, यहाँ पे यदि माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो उस समय जो मान आता है ना, वायु या निर्वात हो। तो अब हमारे पास क्या निकला था, के बराबर क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। याद रखिएगा मैंने शुरू में क्या निकाला था, के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर निकाला था कूलाम्स के नियम से। तो वहाँ यदि मैं के बराबर 1 रख दूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा, F बराबर के का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के बराबर 1 हो तो इस प्रकार से सीजीएस पद्धति के लिए भी निकाल सकते हो और एसआई पद्धति के लिए भी आप बता सकते। अब इसी प्रकार से यदि माध्यम के पैरावैद्युतांक हो या के पैरावैद्युतांक का कोई माध्यम हो, तो उस स्थिति में आप क्या लिखेंगे, F बराबर 1/K Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, कूलाम्स का नियम दो बिंदु आवेशों पर निर्भर करता है, उस पर लागू होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, चूँकि हम सभी जानते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो परिमाण होते हैं है ना, यह बल उन आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसे हमने बनाया था यहाँ पे इस प्रकार से बना, यदि ये दोनों के मध्य समान आवेश हो तो इसमें क्या लगेगा, ये प्रतिकर्षण लगेगा, सीधी सी बात है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। यदि ये आकर्षण करता है तो कैसे लगेगा, इस प्रकार से बल लगेगा, है ना। तो ये बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, जो भी बल लगेगा, यहाँ पर देखो जो बल लगेगा मिलाने वाली रेखा, अब प्रतिकर्षण करेगा तो इधर इधर बल लगेगा, बल इधर लग रहा है तो इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, आकर्षण लग रहा है तो इस प्रकार से होगी, तो इसकी आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं, मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से हमने निकाला, इतना आप याद रखना है। आपको एएसआई पद्धति के लिए निकालना है यहाँ तक का, और आपको सीजीएस पद्धति के लिए भी यहाँ तक निकालना है। इतना याद रखिएगा कि किन
आवेशों पर लागू होता है, बिंदु आवेशों पर लागू होता है। और बिंदु आवेश किसे कहा जाता है? बिंदु आवेश उसे कहा जाता है यदि उसके अकॉर्डिंग उसकी दूरी, उसको अलग करने वाले दूरी या मिलाने वाले दूरी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो, तो उन आवेशों को नगण्य माना जाता है, जिसे बिंदु आवेश कहा जाता है। तो एक छोटी सी जानकारी दी कूलॉम्स का नियम अनुसार। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कमेंट आप ज़रूर करें देखने के बाद। यदि अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। थैंक यू।